गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक हमने उठाया है, वर्ल्ड मैप, विश्व के मानचित्र को हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही बेसिक है कि हमें महाद्वीपों की, महासागरों की, कॉन्टिनेंट्स की और ओशियन की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो आज हम बेसिकली कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, अक्षांश रेखाओं को और देशांतर रेखाओं को, क्योंकि महाद्वीप और महासागरों की स्थिति को जानने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है उनकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमें पता हो। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ही हम किसी भी स्थान की, किसी भी जगह की स्थिति का, वो कहाँ पे स्थित है और साथ में समय का, इनका निर्धारण करते हैं। तो बेसिकली अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये एक्चुअल में प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं है, कहीं भी अर्थ के ऊपर कहीं भी ऐसी रेखाएं उपस्थित नहीं है। ये काल्पनिक हैं। ये रेखाएं हमने मानव द्वारा खींची गई हैं। क्यों? ताकि हम किसी भी जगह की लोकेशन का, स्थिति का पता कर सकें और साथ में समय का पता कर सकें। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमने एक स्टैंडर्ड टाइम को सभी देशों ने अपनाया है, मानक समय को। तो बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर को, क्योंकि अक्षांश और देशांतर अपने आप में एक चैप्टर है। तो वैसे भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है ज्योग्राफी में, है ना। तो पहले देखिए ये ग्लोब, यहाँ पे जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का चैप्टर डिस्कस करेंगे उस टाइम पे फिजिकली भी आपको मैं ग्लोब के थ्रू ही डिस्कस करेंगे वो वाली क्लास। लेकिन आज सिर्फ मैप को इस तरह से देख लेते हैं हम, डायग्राम को इस तरह से कि ये ग्लोब पे अर्थ को दिखा रखा है। ये वाली रेड कलर से ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। और यहाँ से जो ग्रीन कलर की लाइन आपको ये दिखाई दे रही है ये है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अभी इनके बारे में जानते हैं कि विषुवत रेखा क्या है और इसके अलावा कर्क रेखा और मकर रेखा, क्योंकि ये हमारे लिए महाद्वीपों को, ओशियन को पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। तो ये क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो एक बेसिकली स्फेरिकल गोला है। आप बहुत बेटर मैनर में समझ सकते हैं इस बात को कि क्रिकेट आप सभी खेलते होंगे, तो जो बॉल होती है आप उस बॉल को प्रैक्टिकली भी ये काम करके देख सकते हैं कि किस तरह से खींची गई हैं काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो बॉल आप लीजिए, उस बॉल को किसी भी हिस्से से पकड़ करके उस बॉल को बीच में से आपको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वो है विषुवत रेखा, जो कि अर्थ को, यानी आपके पास अगर प्रैक्टिकली आप करके देख रहे हो तो आपके पास बॉल है या फिर तरबूज। अभी तो सबके घरों में तरबूज आई थिंक होंगे, उत्तर भारत में तो स्पेशली। तो तरबूज को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो वो इक्वल आपको पार्ट में डिवाइड करना है। तो वो जो मिड वाली लाइन है जहां से आप कट लगा रहे हो वो क्या है? विषुवत रेखा। वो है 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, इक्वेटर। ये क्या करती है? अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसके ऊपर की तरफ आपको जो पार्ट अर्थ का दिखाई दे रहा है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण में नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ये है सदर्न हेमिस्फीयर। अब इस 0 डिग्री को आधार बना करके ही बाकी की लाइनों को ड्रॉ किया गया है। जैसे 23.5 डिग्री पे जो रेखा है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ में जो है वो है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अलावा यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तर में ये है आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिण में ये है अंटार्कटिक सर्कल। देखिए अब हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं आखिर हैं क्या। तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इनको किस में लिखते हैं? डिग्री में। 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि ये कोणीय दूरी है। कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं और इसी अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो अक्षांश रेखा कहलाती है।
अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं हैं, ये हॉरिजॉन्टल हैं। अभी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ना कि ये 0 डिग्री है, इसी के पैरेलल में, इसी के समानांतर ये खींची गई हैं 23.5 डिग्री। ठीक इसी तरह से आप यहाँ से 10 डिग्री 15 डिग्री खींच सकते हैं। और इस तरह से करते करते हमने ये रेखाएं खींचते खींचते जब हम बिल्कुल नॉर्थ में यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये पॉइंट ये कहलाता है हमारा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और ठीक इसी तरह से रेखाओं को ड्रॉ करते करते जब हम सदर्न साइड में टिप पे पहुंचते हैं, यहाँ पे ये है हमारा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो किस तरह से इक्वेटर से समानांतर रेखाओं को ड्रॉ करके हम पहुंचते हैं उत्तरी ध्रुव पे, नॉर्थ पोल पे, और ठीक इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल पे। तो दो हमारे ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। इसके बाद क्योंकि मैप में देख लेने से और अगर आपने एक बार भी इस काम को प्रैक्टिकली कर लिया तो इसके बाद फिर आपको ये स्टेटमेंट रटने नहीं पड़ते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती जाती है। अब ये बात आपको रटने की नीड नहीं है, क्योंकि जब आपने एक बॉल पे ये एक्सपेरिमेंट किया होगा या आप करेंगे तो उस समय आप पाएंगे कि एंड आते आते बॉल का बिल्कुल टिप पे बहुत छोटा सा हिस्सा, कि जब आपने बॉल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था उस समय ये वाला सर्कल सबसे बड़ा था, लेकिन बॉल को काटते काटते जब आपने ये वाला पोर्शन काटा था तो इस वाले पोर्शन की जो रेडियस थी वो कम थी। किसके कंपैरिजन में? जो आपने फर्स्ट टाइम कट लगाया था उसके कंपैरिजन में। तो यानी सबसे बड़ा वृत्त कहाँ पे बनता है? तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री से जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ, पोल की तरफ जाते हैं तो इन अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती जाती है। ये बात हम प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं, रटने की नीड नहीं है। इसके अलावा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं कटिबंध, जोन। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं जोन। इसीलिए हम क्या कहते हैं? उत्तर शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे जोन वर्ड आता है ना, ठीक इसी तरह से दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो कटिबंध किसको कहते हैं? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसी को हम कहते हैं कटिबंध। 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़ करके प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होती है। अब ये चीजें बिल्कुल भी रटनी नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो, अदरवाइज आप ग्लोब में भी देख सकते हो। आपके पास ग्लोब होता है तो उसमें आप ये देख सकते हो कि बिल्कुल जब बिल्कुल नॉर्थ साइड में विषुवत रेखा से हम बिल्कुल नॉर्थ साइड में टिप पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है। और ठीक इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? साउथ पोल है। तो यहाँ पे इन दोनों को छोड़कर बाकी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो एक संपूर्ण वृत्त हैं, क्योंकि हमने जिस तरह से लाइनों को ड्रॉ किया है अगर हम उसे ठीक उसी तरह से कट भी लगा दें तो हमारे पास सर्कल आ जाएंगे, वृत्त आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम, ये तो बात थी अक्षांश रेखाओं की। अब हम बात करते हैं कि नॉर्थ पोल को, ये रेखाएं तो है हॉरिजॉन्टल, अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल। जब नॉर्थ पोल को साउथ पोल से इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाया जाता है, ये है 0 डिग्री देशांतर, प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो जो लैटिट्यूड है वो कैसी हैं? हॉरिजॉन्टल हैं, और जो लॉन्गिट्यूड है वो कैसी हैं? वर्टिकल हैं। तो ये बात भी आपको रटनी नहीं है। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देखिए, इस तरह से देशांतर रेखाएं, ये आपको यहाँ पे 0 डिग्री, ये नॉर्थ पोल है। यहाँ से जब हम लाइन ड्रॉ करते हुए साउथ तक पहुँचते हैं, साउथ पोल पे, तो ये क्या है? हमारी प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर है ये। और इसी तरह से हम स्थिति बताते हैं ना कि भारत, अब देखिए यहाँ पे स्थिति कैसे बताई जाती है, तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? यहाँ पे ये है 0 डिग्री अक्षांश, और ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर, जो यहाँ पे अफ्रीका के यहाँ पे गिनी की खाड़ी में ये दोनों मिलती हैं। कौन? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, कहाँ पे मिल रही हैं दोनों रेखाएं? यहाँ पे अफ्रीका के पास गिनी की खाड़ी में। अब हम यदि देखें कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको भारत दिखाई दे रहा है। भारत की स्थिति है 0 डिग्री से ऊपर स्थित है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और
नीचे की तरफ क्या है, सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पे आप देखिए कि भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम देशांतर रेखा से इसे देखें तो भारत आता है ये देशांतर रेखा के इस तरफ, ये वाले जो पार्ट है ये है ईस्ट हेमिस्फेयर और ये है वेस्टर्न हेमिस्फेयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत आता है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थिति है भारत की। ठीक है, तो इसी तरह से आप हर एक कॉन्टिनेंट को, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से एशिया की स्थिति है, यूरोप की, अफ्रीका की, उत्तर अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की और अंटार्कटिका की। इन सबको हम देखने वाले हैं क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति को जानें और किस तरह से वो लोकेटेड हैं, कौन सा महाद्वीप किसके नियर बाई है और कौन उसे अलग करता है, दो महाद्वीपों को अलग कौन सी जल संधि करती है या कौन सी भौतिक संरचनाएं हैं जो इनको अलग करती हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या जान रहे हैं कि भी 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर या अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींचने की हमें जरूरत क्या थी, क्यों हमने इन काल्पनिक रेखाओं को खींचा है ग्लोब पे। तो हमने खींचा है ताकि एक तो हमारे पास मानक समय हो और दूसरा हमारे पास स्थिति, लोकेशन का हम पता कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भारत की स्थिति है। भारत 68 डिग्री 7 से लेकर के देशांतर रेखा में 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 तक इसका क्या है, विस्तार है। और अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की तो ये 37 डिग्री 6 से लेकर के नीचे 8 डिग्री 4 तक इसका विस्तार है। 8 डिग्री 4 और अगर जल वाले हिस्से को और मिला दिया जाए तो 6 डिग्री 4 तक। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को हमने देख लिया कि भी 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा को मानक मान करके, आधार मान करके फिर हमने अक्षांश रेखाओं को खींचा है उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर ऊर्ध्वाधर भागों में बांटती है, इसे हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। और हमने देखा कि 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन रेखा के पूर्व में और पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को हम कहते हैं देशांतर। इसीलिए इन रेखाओं को भी हम डिग्री से शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोणीय दूरी है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर खींचे जाने की वजह से इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो क्योंकि ये इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला से होकर के निकलती है, गुजरती है, तो जो काल्पनिक लाइन हमने ड्रॉ की है 0 डिग्री, तो वो गुजरती है इंग्लैंड की वेधशाला जिसका नाम है ग्रीनविच। तो वहां से गुजरने के कारण इस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी कह दिया जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे तो होती है सर्वाधिक 111.321 किलोमीटर, 111.321 किलोमीटर, और ध्रुवों की जाने पर कम होती जाती है। हम बात कर रहे हैं कि भी देशांतर रेखाओं की जो दूरी है इसे हम बाकायदा मैप में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि ये जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये तो क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। जो ये वाली लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं जो कि वर्टिकल हैं, ये आ करके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सारी रेखाएं मिल जाती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब ये रेखाएं खींची गई हैं तो इनकी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे है आपस में, ये वाली डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी हमें, विषुवत रेखा पे। क्यों? क्योंकि ध्रुवों के जैसे जैसे ये पास आती जा रही हैं वैसे वैसे इनकी डिस्टेंस कम होती जा रही है। और यहाँ पे ध्रुव पे आकर के तो नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी आकर के तो ये पूरी तरह से मिल जाती हैं, यानी एक बिंदु पे आकर के समाप्त हो जाती हैं। तो ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये रेखाएं क्या हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो ऐसे वाले स्टेटमेंट रटने नहीं है, बाकायदा मैप में, ग्लोब में इनको देखना है। तो आपको बिल्कुल भी रटने की नीड नहीं होनी चाहिए। बेसिकली हमेशा ये देखने में आता है कि स्टूडेंट ज़्यादातर इन चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है। तो यहाँ पे हम खुद ही देख पा रहे हैं कि भाई ये तो अक्षांश रेखाएं तो एक सर्कल, और जो देशांतर रेखाएं हैं वो आकर के नॉर्थ पोल पे और इसी तरह से साउथ पोल पे आकर के मिल जाती हैं, एक केंद्र में आ जाती हैं, यानी सेंटर में यहाँ पर आकर के मिल जाती हैं।
तो ये बात हम कर रहे हैं कि देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा होती है और ध्रुवों पे जाने पे ये दूरी कम होती जाती है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पे जाके तो ये शून्य हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी मिल जाती हैं वहां पे जाकर जहां सभी रेखाएं आपस में मिलती हैं। अब क्या ये स्टेटमेंट हमें रटना पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। विश्व के सभी देशों ने समय के आकलन के लिए ग्रीनविच रेखा को मानक समय रेखा के रूप में अपनाया है, ताकि पूरे विश्व में समय की एक रूपता आ सके, सभी के लिए स्टैंडर्ड टाइम एक हो सके। और स्टैंडर्ड टाइम एक होने की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि हर एक कार्य के लिए आवश्यक है कि दुनिया में जितने भी देश हैं एटलीस्ट उनके पास एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, है ना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा सारी चीज़ों में। ठीक है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम के लिए हमने माना है, आधार बनाया है ग्रीनविच रेखा को, जो कि क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, प्राइम मेरिडियन। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, GMT कहते हैं, क्योंकि ये सभी देशों ने इसको माना है। भारत का समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। इस बात को भी हम रटेंगे नहीं, हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि भारत का आखिर समय 5 घंटे 30 मिनट क्यों आगे रहता है। अब पहले तो यहाँ पे समझो कि ये है 0 डिग्री और 0 डिग्री से हम जा रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, पूर्वी गोलार्ध की तरफ। यहाँ पे बढ़ते हुए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत की स्थिति के समय पे हम ये देख सकते हैं कि ये देशांतर रेखा जो भारत के पास है वो कौन सी है? तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 से भारत शुरू होता है। देशांतर रेखाओं में 68 डिग्री 7 से भारत शुरू होता है और भारत खत्म कहाँ पे होता है? 97 डिग्री 25 पे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि भारत में हमने समय के लिए कौन सी रेखा को माना है? तो आप हमेशा याद करते हो 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री को हमने भारत के अंदर समय के लिए आधार बनाया है और ये 82.5 डिग्री ये देखो ये वाली गुजर रही है नेपाल, यूपी, MP, छत्तीसगढ़ और यहाँ से उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में निकल रही है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये 82.5 डिग्री को हमने आधार माना है। अब आप यहाँ पे एक चीज कैलकुलेशन जो कि की हुई भी है यहीं पे देख लेते हैं। 82.5 डिग्री को हमने भारत में समय के लिए निर्धारण करने के लिए आधार बनाया है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 24 आवर्स के अंदर अर्थ जो है वो 360 डिग्री पे घूम जाती है, यानी पृथ्वी जो है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो इसने चक्कर लगाने में 360 डिग्री जो दूरी है वो तय करती है। कितने टाइम में? 24 आवर्स के अंदर। तो 1 घंटे में अर्थ जो है वो 15 डिग्री घूम जाती है, यानी जब अर्थ 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है तो वो 360 डिग्री कवर करती है। तो 1 घंटे में अर्थ कितना कवर करती है? तो 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि 360/24, 360/24, इतनी मैथ्स तो हम लगा सकते हैं ना। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। अब 1 घंटे में क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट में अर्थ घूमती है 15 डिग्री, यानी 4 मिनट में अर्थ जो है वो 1 डिग्री घूम जाती है। 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है अर्थ। तो 1 मिनट में कितनी घूम जाएगी? 1 डिग्री कितने समय में घूम जाएगी? 4 मिनट के अंदर। आप ये कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं कि भाई 360 डिग्री घूम रही है 24 घंटों में, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। 360 डिग्री को 24 घंटों में से काटेंगे तो ये 1 घंटे में घूमती है 1 आवर के अंदर 15 डिग्री घूम जाती है। अब क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट में अर्थ कितनी घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि 15 डिग्री घूमती है 60 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमेगी 60/15, यहाँ पे लिख देते हैं 60/15 इज इक्वल टू 4। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है अर्थ? 4 मिनट का समय। ये बहुत सिंपल सी बात हो गई है कि 4 मिनट में अर्थ जो है वो घूमती है 1 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे थे? ये तो स्पेशली एक कैलकुलेशन है जो कि आप करके भी देख सकते हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि भाई अर्थ का जो ये रोटेशन हो रहा है
इसको हम किस तरह से जाने कि हमारी जो 82.5 डिग्री, हमने जो 82.5 डिग्री को हमारा मानक आधार माना है हमारे भारत में समय के निर्धारण के लिए। तो देखिए 0 डिग्री से जब हम पहुंचते हैं 82.5 डिग्री देशांतर पे, इसे एक बार मैप में फिर से आप देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि 0 डिग्री से लेकर हम लगभग 82.5 डिग्री, यानी ये लगभग आएगा, इस वाली जगह से निकलती है हमारी देशांतर रेखा, है ना। तो यहाँ पे इस वाली जगह पे ये 82.5 डिग्री, तो इस वाली जगह पे 82.5 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अर्थ है उसमें कितने डिग्री का चेंज आ गया। 0 डिग्री से हम पहुँच गए 82.5 डिग्री पे। अभी हमने कैलकुलेट करके क्या देखा है कि भी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो इसी तरह से हम 82.5 डिग्री यानी 82.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 मिनट से। तो ये जो आंसर है ये आ जाएगा आपका 330 मिनट, यानी 82.5 डिग्री तक जाने में अर्थ में कितना समय लगेगा, तो वो लगेंगे 330 मिनट। और 330 मिनट का मतलब हो गया है 5 घंटे 30 मिनट। तो जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे हमारे भारत का समय कितना आगे है जीएमटी से, तो वो है 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। आप इस कैलकुलेशन को आराम से अपनी नोटबुक में करके देख सकते हो कि 1 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री घूम जाती है। तो 82 डिग्री 82.5 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, 82.5 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 330 मिनट का समय लेती है। 330 मिनट का मतलब हो गया है 5 घंटे 30 मिनट का समय। तो 0 डिग्री देशांतर से, जो कि सभी देशों ने मानक समय के लिए आधार बनाया है, तो उससे हमारे भारत का समय कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। बाकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जो डिटेल में हम एक चैप्टर ही पढ़ेंगे उनका, उस समय में आपके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं ना, कि कोई व्यक्ति जापान में है उससे कितना समय आगे है, यदि कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, तो वो सारी कैलकुलेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। आज तो हम बेसिकली महाद्वीप और महासागरों की लोकेशन को पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हमने एक आइडिया लिया है कि किस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गौड़। जैसे 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं जोन या कटिबंध। तो वहां उसी तरह से देशांतर रेखाओं को के बीच की दूरी को कहते हैं गौड़। अब हम देखते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स, हमारे महाद्वीप, जो कि आज की हमारी क्लास का टारगेट था। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर से, ये है एशिया, ये है एशिया कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह ये भी द्वीपीय जो देश हैं ये भी इसी में आते हैं। हम एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है एशिया। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, क्योंकि आप यहाँ पे ये क्या देख पा रहे हैं कि एशिया पूरी तरह से जुड़ा हुआ है यूरोप से। तो भारत में हम हमारे पाठ्यक्रम में क्या मानते हैं कि कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारे पूरे विश्व में, तो 7 कॉन्टिनेंट हम मानते हैं। लेकिन अलग अलग देशों में और इवन भूगोलवेताओं ने भी अलग अलग संख्या मानी है कि कितने महाद्वीप हैं, क्योंकि बहुत सारे भूगोलवेता जो हैं वो ये कहते हैं कि यूरोप और एशिया ये दोनों एक ही महाद्वीप है और इसे कहते हैं यूरेशिया। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो वहाँ की जो बुक्स हैं उनके अंदर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इन दोनों को एक ही कॉन्टिनेंट माना है। वो ये कहते हैं कि ये अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जिसमें उत्तर अमेरिका भी है, दक्षिण अमेरिका भी है। जबकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हमारे यहाँ भारत में हम कितने कॉन्टिनेंट मानते हैं, क्योंकि जापान भी यूरोप और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट मानता है। इवन यहाँ तक कि ओलंपिक का जो चिन्ह है उसके अंदर भी अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट नहीं माना है। क्यों? क्योंकि ओलंपिक में अंटार्कटिका से खेलने, अंटार्कटिका को रिप्रेजेंट करने तो कोई जाता नहीं है, ये तो निर्जन है ये वाला महाद्वीप अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका को ओलंपिक के चिन्ह में भी नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम जानेंगे कि ओशिनिया किसे कहते हैं, यूरेशिया किसे कहते हैं, और हमारे लिए
हम किस बात को माने कि कितने कॉन्टिनेंट हैं, तो हमें मानने हैं 7 कॉन्टिनेंट हमारे भारत के हिसाब से, हमारे पाठ्यक्रम, हमारी बुक्स के हिसाब से, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट। बहुत सारे भूगोलवेता एशिया और यूरोप को एक ही कॉन्टिनेंट मानते हैं, उसे यूरेशिया कह देते हैं। और कुछ भूगोलवेता तो इससे भी एक कदम आगे हैं। वो पता है क्या कहते हैं कि आपको यहाँ से टच हुआ ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, वो ये कहते हैं कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीनों को मिला करके वो कहते हैं यूरोफ्रेशिया। और ये यूरोफ्रेशिया ही पूरा एक ही कॉन्टिनेंट है। क्योंकि देखो एंड में अगर इस तरह से जोड़ते हुए हम कॉन्टिनेंट को पढ़ते जाएं तो एंड में तो वही बात है ना जो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखी थी कि भाई सबसे पहले तो पूरी लैंड मास, पूरी अर्थ पे, हमारी जो अर्थ है इस पे पूरा पानी एक साथ था और पूरी लैंड एरिया एक साथ था, जिसको हमने पेंजिया और पेंथालासा कहा था। जब हम हिमालय को पढ़ रहे थे कि हिमालय का किस तरह से उत्थान हुआ है, उस समय बहुत ही शॉर्ट में हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी और हमने देखा था कि पहले क्या था, पेंजिया और पेंथालासा, ये पूरा भूभाग जो था वो पूरा एक था और इसके अलावा पानी एक तरफ था। तो इस तरह से अगर हम जोड़ते हुए पढ़ने लग जाएं तो सारे कॉन्टिनेंट क्या हैं, एक है एंड में तो। और वैसे भी वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, कॉन्टिनेंटल, ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि भाई ये जो अर्थ की सरफेस है, ये जो महाद्वीप हैं, ये लगातार खिसकते जा रहे हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है, अभी हमारे लिए इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो अभी हम वर्तमान में मानते हैं कि अर्थ की जो सरफेस है वो लगातार खिसकती जा रही है। और हमने देखा था कि हिमालय का लगातार उत्थान होता जा रहा है ना। तो ये हम जब बेसिक ज्योग्राफी में कुछ भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए जो स्टेटमेंट हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हम उस समय पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ठीक है, हमारे लिए कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 हैं, और हमारे लिए ओशियन कितने हैं, तो वो 5 हैं। ठीक है, ये डिजिट आपको ध्यान रखनी है। हम एशिया और यूरोप दोनों को अलग अलग महाद्वीप कहते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट है हमारे लिए। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, तो ये आपको मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा है, ये काला सागर है। मेडिटेरियन सी, काला सागर, कैस्पियन सागर जो कि सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर, और यहाँ पे है यूराल माउंटेन्स, यूराल पर्वतमाला। ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अफ्रीका, तो अफ्रीका का ये वाला पार्ट एशिया से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिनई जल संधि है। इस पूरे को क्लियर करते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे है सिनई स्थल संधि। ये स्थल संधि जो है वो एशिया को अफ्रीका से जोड़ती है। इसके अलावा हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भूमध्य सागर और ये वाला पार्ट लाल सागर, ये दोनों तो एशिया को अफ्रीका से अलग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अभी हम देखेंगे कि एशिया किस तरह से नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है। अभी आपको इस मैप में क्या दिखाई दे रहा है, बहुत प्रॉपर मैनर में इस मैप को देखना है और बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना है, क्योंकि लोकेशन ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। आज हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट को जानना चाह रहे हैं कि अगर आपको ये कहा जाए कि एशिया के पश्चिम में अफ्रीका है, एशिया के दक्षिण पश्चिम में, और एशिया के पश्चिम में क्या है, उत्तर पश्चिम में यूरोप है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। एशिया के पूर्वी दक्षिण दिशा के अंदर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको क्लियर होनी चाहिए ये बात कि हाँ है। ऐसा नहीं कि आप यूरोप को यहाँ समझ रहे हैं, साउथ अमेरिका को ऊपर समझ रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट 7 कॉन्टिनेंट की लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका, आप जो देख पा रहे हैं इस मैप के अंदर, तो ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रही है इक्वेटर, और यहाँ से ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन। और ये मैप को हम इस तरह से देख रहे हैं। अब हम एशिया के ही मैप को एक अलग डायरेक्शन में देखते हैं। ये देखिए, आज हमारा यही टारगेट है कि मैप पे आपकी पकड़ अच्छी हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एशिया नॉर्थ अमेरिका के कितने ज़्यादा क्लोज है,
और यहाँ पे है बेरिंग जल संधि। और ये बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है। अगर उस मैप में नॉर्थ अमेरिका आपको कहा जाता कि एशिया के पास ही है तो आप इमेजिन नहीं कर पाते। अब हमने क्या किया, ग्लोब को घुमा दिया है। क्यों? क्योंकि धरती गोल है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एशिया का ये वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका के कितने ज़्यादा क्लोज है। और नॉर्थ अमेरिका में भी ये वाला पार्ट है अलास्का। आज हम जानेंगे कि किस तरह से रशिया के जार ने अलास्का को बेच दिया था अमेरिका को। ठीक है, वो वाली स्टोरी आज हम जरूर जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बेरिंग जल संधि, जो कि एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है। अब हम जानते हैं फैक्ट्स। पहले तो 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? तो ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जिसे सफेद महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पे कोई आबादी नहीं रहती है, ये निर्जन है बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम रहता है, पूरी तरह से पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से देश जो हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए अभियान भेजते हैं और किस समय पे भेजते हैं, ये हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि भी 7 महाद्वीप हैं, कहाँ पे स्थित हैं। इसके बाद देखिए, अंटार्कटिका की थोड़ी सी आपके माइंड में इमेज बननी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या लगता है कि अंटार्कटिका इतना ही है क्या? नहीं, अब हमने ग्लोब को थोड़ा और घुमा दिया है और हम ग्लोब को देख रहे हैं बिल्कुल सदर्न वाली टिप से। तो सदर्न वाली टिप से देखने पे ये है हमारा साउथ पोल। इससे क्या निकल रही है? इस तरह से तो निकल रही है देशांतर रेखाएं, है ना। और ये जो वृत्त दिखाई दे रहे हैं ये है अक्षांश वृत्त। ठीक है, और यहाँ पे ये है साउथ पोल। साउथ पोल पे इस तरह की शेप में है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। और इस अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, जो कि 5 महासागरों में से एक महासागर है। दक्षिणी महासागर वो किस तरह से लोकेटेड है कि इस अंटार्कटिका के चारों तरफ सदर्न ओशियन है, आपको दिखाई दे रहा है। ये है आर्कटिक ओशियन, यानी अंटार्कटिका आने के साथ आपको क्लिक हो जाना चाहिए साउथ पोल। और आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और नॉर्थ में क्या है? महासागर है। तो नॉर्थ में महासागर है, दक्षिण में महाद्वीप है। कंफ्यूज नहीं होना है आर्कटिक और अंटार्कटिक के अंदर। ठीक है, आर्कटिक क्या है? ओशियन है, और ये कहाँ पे है? नॉर्थ पोल पे। तो इस तरह से दिखाई देता है। अब ये पार्ट आप अच्छे तरीके से पहचान पा रहे होंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आर्कटिक ओशियन के रशिया का पार्ट लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये यूरोप के जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो देश हैं, जिनको अभी हम यूरोप को पढ़ते समय मैप में देखेंगे, उन देशों के किस तरह से आर्कटिक ओशियन लगता है ऊपर की तरफ, ये आप देख पा रहे हैं। और ये ग्रीनलैंड, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये फिजिकली, प्राकृतिक रूप से तो ये उत्तर अमेरिका का है, लेकिन इस पे आधिपत्य है डेनमार्क का। और ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड है। तो ये किस तरह से आर्कटिक ओशियन के यहाँ पे स्थित है। तो ये हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, यानी ऐसा समझ लीजिए कि आप तो अंतरिक्ष से, स्पेस से अपनी अर्थ को देख पा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज तो कैसे संभव है कि हम नॉर्थ पोल को भी देख लें, साउथ पोल को भी देख लें, है ना। तो अंतरिक्ष से आज हम देख रहे हैं हमारी अर्थ को, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और ये हमारा नीला गोला है। अर्थ की शेप कैसी है? तो अर्थ की आकृति है अर्थ के जैसी। वैसे तो ये अंतरिक्ष से देखने पे गोले के रूप में, यानी स्फेरिकल शेप में ये दिखाई देती है, लेकिन क्योंकि इसकी सतह जो है वो बहुत ज्यादा उठाव वाली, कहीं पे समतल नहीं है, है ना, तो इस वजह से, और इसकी शेप बिल्कुल गोले जैसी तो नहीं है एग्जैक्टली, तो हम क्या कहते हैं? अर्थ कैसी है? जियोइड। अर्थ अपने ही जैसी शेप की है। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर आंसर है कि अर्थ की शेप कैसी है? अर्थ जैसी ही है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें देखने हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपको एशिया दिखाई दे रहा है और ये यूरोप। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं एशिया के बारे में। देखिए, हमारे 7 महाद्वीप हैं। अगर हम बात करें इनके क्षेत्रफल के आधार पे, तो एक बार इनको क्षेत्रफल के आधार पे देख लेते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल में बड़ा है नॉर्थ अमेरिका। 4th नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। 5th नंबर पे आता है हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। और 6th नंबर पे आता है यूरोप, यहाँ पे लिख देते हैं। 6th नंबर आता है यूरोप का। और 7th नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल में, एरिया वाइज,
और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। ठीक है, अब हम एशिया की बात करते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी आपको दिखाई दे रही है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल में, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, देन अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। इसके बाद हम बात करें ओशिनिया की। यूरेशिया तो हमने जान लिया कि बहुत सारे भूगोलवेता यूरोप और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट मानते हैं, तो वो कहते हैं यूरेशिया, लेकिन हमारे लिए यूरोप और एशिया अलग अलग महाद्वीप हैं। अब हम बात करें ओशिनिया की, क्योंकि बहुत सारी जो मैप हैं, मैप बुक कौन सी, मैप वाली जो किताबें हुए उनके अंदर भी ओशिनिया दिया हुआ मिल जाता है, लेकिन याद रखना है कॉन्टिनेंट का नाम ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओशिनिया किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, ये क्या है? ये प्रशांत महासागर में इस ऑस्ट्रेलिया के पास छोटे छोटे द्वीप हैं। इनको मिला करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया, इन द्वीपों को मिला करके सम्मिलित रूप से कह दिया जाता है ओशिनिया। ठीक है, तो इनको सम्मिलित भाग को कह देते हैं हम ओशिनिया। तो आज के बाद में ओशिनिया के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं कि भी हमने कॉन्टिनेंट को तो क्रोनोलॉजी में सेट कर दिया है ना, बड़े से छोटे के क्रम में। अब हम देखते हैं कि दुनिया में, विश्व में देश, भारत कौन से स्थान पे है और दुनिया के एरिया वाइज सबसे बड़े देश कौन से हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा है रशिया, रशिया की राजधानी मॉस्को। दूसरे नंबर पे बड़ा देश है कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, अमेरिका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसके बाद नंबर आता है चीन का। अब मैंने देखा है कि बहुत सारी बुक्स के अंदर और बहुत लोगों ने इसे चीन को पहले लिया है कि यहाँ पे रशिया, कनाडा, फिर चीन आएगा। नहीं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक तो एनसीईआरटी की 9th क्लास में, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 के अंदर आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा कंट्री एरिया वाइज रशिया, इसके बाद कनाडा, इसके बाद यूएसए और 4th नंबर पे आता है चाइना, फिर आता है ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर है हमारे प्यारे महान देश भारत का। ठीक है, तो ये हमें एनसीईआरटी पे ही सबसे ज़्यादा विश्वास करना है, बाकी के डाटा पे नहीं, क्योंकि वो ऑथेंटिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये सोर्स कहाँ से ये वाली बात ली है कि चीन 4th नंबर पे आएगा, अमेरिका 3rd नंबर पे आएगा, ये डाटा हमने देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक के अंदर भी। ठीक है, तो इन सोर्स पे हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद 5th नंबर पे ब्राजील आता है, 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। एरिया वाइज देशों की बात कर रहे हैं हम कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रशिया। अच्छा, एरिया वाइज भारत का स्थान कौन सा है, तो वो 7th नंबर पे है भारत। 8th नंबर पे आता है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर्स। इसके बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। इसके बाद है अल्जीरिया, ये 10वें नंबर पे आता है अल्जीरिया, तो अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीरस। ठीक है, अब इस बात से ये हमने देश तो 10 याद किए हैं, लेकिन इस बात से हमारे बहुत सारे कंसेप्ट और भी क्लियर हुए हैं। कैसे कि एशिया में सबसे बड़ा देश हमने देखा है, ये है रशिया। ठीक है, और ये रशिया यहाँ तक पार्ट है, ये वाला, ये पार्ट पूरा रशिया का। तो रशिया एशिया का सबसे बड़ा देश है। अच्छा, रशिया जो है इसकी राजधानी यहाँ पे है मॉस्को, इस जगह पे कहीं है राजधानी मॉस्को। तो पॉलिटिकली रशिया जो है वो पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से आता है यूरोप के अंदर, लेकिन प्राकृतिक रूप से, अब आप एक बात बताइए कि इस रशिया का इतना पार्ट तो आता है यूरोप में, बाकी इतना बड़ा भूभाग आता है एशिया में, तो इसे किस में काउंट किया जाएगा? क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बुक्स के अंदर भी एशिया का भाग मानते हैं और बहुत सारी बुक्स कहती हैं यूरोप का पार्ट है रशिया। लेकिन देखिए, प्राकृतिक रूप से एशिया का भाग है, भौतिक रूप से एशिया का पार्ट है रशिया, लेकिन पॉलिटिकली क्योंकि इसकी राजधानी मॉस्को जो है वो यूरोप वाले एरिया में आती है, तो इस वजह से राजनीतिक रूप से ये कहाँ पे है, यूरोप के अंदर है। ठीक है, तो एशिया में सबसे बड़ा देश रशिया, दुनिया में भी सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो रशिया है। 2 नंबर पे हमने देखा था कि विश्व में दूसरे नंबर पे बड़ा देश कौन सा है एरिया के अंदर, तो वो है कनाडा 2 नंबर पे। 3 नंबर पे हमने देखा था सबसे बड़ा देश है अमेरिका, तो ये रहा अमेरिका, कनाडा के जस्ट नीचे ये आता है 3 नंबर पे।
अब आपको कंफ्यूज कैसे नहीं होना है कि भी अगर पूछा जाए नॉर्थ अमेरिका में एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा कनाडा 1 नंबर पे। क्यों? क्योंकि विश्व में तो है 2 नंबर पे, लेकिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका में 1 नंबर पे। उत्तर अमेरिका में 2 नंबर पे एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद हमने देखा था कि अमेरिका के बाद आता है चीन, और एशिया में चीन का नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। लेकिन विश्व में एरिया के हिसाब से कौन सा नंबर है, 4th नंबर पे है। 5th नंबर पे आता है ब्राजील। लेकिन यदि पूछा जाए कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया वाइज, तो वो है ब्राजील। क्योंकि विश्व में तो 5वें नंबर पे है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें तो वो 1 नंबर पे ब्राजील है। इसके बाद 6th नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश 1 नंबर पे कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया खुद हो जाएगा। विश्व में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देशों को देखें तो 6th नंबर पे आएगा। यहाँ पे भारत का था 7वां स्थान विश्व वर्ल्ड की रैंकिंग के अंदर। लेकिन यदि एशिया के क्षेत्रफल के हिसाब से देशों को अगर हमें काउंट करना हो तो सबसे बड़ा देश रशिया, 2 नंबर पे आ जाएगा चीन, और 3 नंबर पे आ जाएगा भारत। ठीक है, तो ये इतने सारे फैक्ट्स आपके कहाँ से क्लियर हो गए हैं, जो क्रोनोलॉजी हमने अभी देखी है इसके हिसाब से, कि आपको 10 देश पता हैं तो इससे आपको क्लियर हो गया। एशिया का सबसे बड़ा देश रशिया, उत्तर अमेरिका का कनाडा हो जाएगा, और उत्तर अमेरिका का 2 नंबर पे अमेरिका हो जाएगा। अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की तो सबसे बड़ा देश ब्राजील हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर हम बात करें अर्जेंटीना, तो हमने देख लिया कि भी दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश तो ब्राजील है। तो दक्षिणी अमेरिका में 2 नंबर का बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, अर्जेंटीना। कजाकिस्तान का नंबर एशिया में तो हो जाएगा 4th नंबर पे, और वैसे ये आता है 9th नंबर पे, क्योंकि एशिया में तो इससे पहले 3 देश आ गए हैं ना, रशिया आ गया है, चीन आ गया है, भारत आ गया है। तो 4th नंबर पे बड़ा देश कौन सा है, कजाकिस्तान। और दुनिया में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान। इसके बाद 10वें नंबर पे विश्व में कौन सा देश है, अल्जीरिया। और अल्जीरिया कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका का एरिया वाइज सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अल्जीरिया है, और अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, अल्जीरस है। ठीक है, तो फैक्ट तो हमने एक ही याद किया, लेकिन इससे हमारे कुछ और भी फैक्ट्स हमें ऑटोमेटिक याद हो गए। अब हम देखते हैं एशिया के बारे में। एशिया जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखो, क्षेत्रफल के हिसाब से है ये हम देख चुके हैं, जनसंख्या के हिसाब से देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत और चीन ये 2 देश जिस भी कॉन्टिनेंट में होते उसकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिक ज़्यादा होनी थी, है ना। तो 1 और 2 नंबर पे पॉपुलेशन के जो रैंकिंग में 1 और 2 नंबर पे देश एशिया में स्थित हैं, चीन और भारत। तो डेफिनेटली जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन से कॉन्टिनेंट की हो सकती थी, एशिया की हो सकती थी। तो जनसंख्या, पॉपुलेशन में भी और क्षेत्रफल में भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। इसके अलावा एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, तो ये हम फिजिकली देख चुके हैं मैप में। यूराल पर्वत, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, डोर्डन लेज और वास्पोरस जल संधियां, ये क्या करती हैं, यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। एक बार मैप में फिर से देख लेते हैं, डोर्डन लेज और वास्पोरस जल संधियों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एशिया आपको दिखाई दे रहा है, ये यूराल पर्वत जो अलग कर रहा है, ये है कैस्पियन सागर जो सबसे बड़ी झील है और नाम इसका है सागर। तो डेस्पाइट इट्स नेम इट इज कैस्पियन सागर। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये काला सागर, तो ये भी अलग करता है, ये मेडिटेरियन सी, और इस मेडिटेरियन सी में यहाँ पे है एजियन सागर और यहाँ पे है मरमरा सागर। वो हम क्लियरली देखेंगे जब हम कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारे लिए डोर्डन लेज और वास्फोरस जल संधियां जो हैं वो एशिया को यूरोप से अलग करती हैं, जो कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे डोर्डन लेज और वास्फोरस जल संधियां। और हमने देखा था ये येलो हल्का सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इसको यूं फोल्ड कर देंगे हम, तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, बिल्कुल पास आ जाएंगे। एशिया का वो ऊपर वाला पार्ट और यहाँ से अमेरिका का ये वाला पार्ट। तो एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग कौन करता है, बेरिंग जल संधि। आज बार बार क्लास में मैप ही मैप डिस्कस करने वाले हैं हम।
एशिया को अफ्रीका से लाल सागर, स्वेज जलडमरू मध्य अलग करते हैं। जलडमरू मध्य का मतलब भी जल संधि ही है। देखिए रटना बिल्कुल भी नहीं है। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अगर बात होती है जल संधि की तो इसका मतलब जल को जोड़ना, यानी दो वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करती है जल संधि। इसके अलावा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा स्थल के साथ में, यानी जल संधि जो है वो दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है और दो स्थल के भागों को, लैंड को, दो लैंड पार्ट को अलग करती है। ठीक इसी तरह से यदि हम बात करें स्थल संधि की तो यानी स्थल को जोड़ने वाली, स्थल और संधि, संधि का मतलब जोड़ना, तो दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाली, और इसका अपोजिट हो जाएगा वाटर के लिए, यानी दो वाटर बॉडीज को अलग करती है स्थल संधि। तो रटनी किसी भी चीज को नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एशिया को उत्तर अमेरिका से बेरिंग जल संधि अलग करती है, ये हम देख ही चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या एशिया सिर्फ जनसंख्या और क्षेत्रफल हमें नेचुरली मिल गया है और पॉपुलेशन हमने बढ़ा ली है, तो क्या सिर्फ इन्हीं दो चीजों में हम आगे हैं? एशिया कॉन्टिनेंट क्या सिर्फ इसी में आगे है, वर्ल्ड वाइड रैंक 1 पे है? नहीं, इसके अलावा भी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट थोड़ी सी और इधर होती तो कहाँ आ जाती? भारत में, है ना। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? एशिया के अंदर, नेपाल में। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर कहाँ पे है? एशिया में। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील रशिया, तो कहाँ है? एशिया के अंदर। विश्व का सबसे ठंडा स्थान वर्खोयांस्क, ये है साइबेरिया, रशिया के अंदर, तो ये भी कहाँ पे है? एशिया में। विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, ये हमारा भारत, तो मासिनराम, मेघालय। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भी हम पढ़ चुके हैं, झीलों को भी हम पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि मासिनराम हम डिस्कस कर चुके हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कहाँ पे? एशिया में। एशिया में भी कहाँ पे? भारत में। भारत में भी कहाँ पे? मेघालय में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में नंबर 1 रैंक करता है एशिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो सिर्फ क्षेत्रफल और पॉपुलेशन में, एरिया और पॉपुलेशन में ही नहीं, इन सारी चीजों में भी हम आगे हैं, ठीक है। एशिया को, पूरे कॉन्टिनेंट को, जितने भी 20-25 मुख्य जो देश हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि पश्चिमी एशिया किसे कहते हैं, मध्य एशिया में कौन से देश आते हैं, पूर्वी एशिया में कौन से देश आते हैं, दक्षिणी एशिया में कौन से देश आते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन से देश आते हैं। तो ये पूरा डिवीजन एशिया को पढ़ते समय हम करेंगे, क्योंकि आज तो हम पूरे विश्व का मैप डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम पर्टिकुलर एक एक कॉन्टिनेंट को लेकर के डिस्कशन करेंगे कि एशिया का, फिर यूरोप का, अफ्रीका का, उत्तर अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, अंटार्कटिका का, तो इन सबको पढ़ेंगे हम इंडिविजुअल, ठीक है। आज हम पूरे वर्ल्ड के मैप को डिस्कस कर रहे हैं। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिजिकली, ये मैप किसका है? एशिया का है। और यहाँ पे मैप कौन सा दिखाई दे रहा है? उत्तर अमेरिका का। तो ये वाली यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ बेरिंग सी भी है और यहाँ पे बेरिंग जल संधि भी है। किसी समय में एशिया के इस वाले पार्ट से नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में, क्योंकि अलास्का पहले रशिया का ही पार्ट था, तो यहाँ से यहाँ तक लोगों का आना जाना होता था। बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे पाई जाने वाली जो कंकाल हैं, जो स्केलेटन मिले हैं, वो जो है अभी के वहाँ के लोगों से उनका मैच नहीं हो पा रहा है। तो इससे पता चलता है कि प्राचीन समय में भी बेरिंग जल संधि के माध्यम से लोग यहाँ से यहाँ जाया करते थे। बहुत ऐसे एविडेंस भी मिले कि तूफान में नाव के फंस जाने की वजह से वो इस जगह आकर के रुके और फिर यहीं बस गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले से भी आना जाना था। और ये मैप कैसे लिया है हमने? ग्लोब को घुमा दिया है। तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि उत्तर अमेरिका और एशिया कितने ज्यादा पास हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब हम देखते हैं अलास्का, और चलो आज तो अलास्का की स्टोरी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो ये वाला पार्ट है अलास्का, और ये अलास्का जो है वो 1867 और वो भी 30 मार्च 1867 को रशिया के जार ने इसे बेच दिया था, किसको? अमेरिका को। और वो बेचा भी सिर्फ कितने में? ओनली $72 लाख। अब प्रेजेंट के डॉलर से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, $72 लाख को अभी क्या चल रहा है डॉलर का रेट? 72 या 73 या 74 जो भी चल रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना और देखना कि कितने कम पैसों में, कुछ 48 या 49 करोड़ के अंदर ही, 48,000 या 49,000 करोड़ के अंदर ही, सॉरी
कैलकुलेट करना है इसको एग्जैक्टली, ठीक है, इतने डिजिट भी नहीं निकल कर आएगी। 72 लाख डॉलर में ही इसको बेच दिया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस समय रूस के अंदर, रशिया में उस समय जार का शासन हुआ करता था। देखिए, रशिया में शासक को या राजा को कहा जाता था जार, और इस समय पे रशिया में अलेक्जेंडर सेकंड का शासन चल रहा था। अलेक्जेंडर सेकंड ने बेच दिया था 1867 के अंदर ही अपना अलास्का अमेरिका को, और अमेरिका के लिए प्रेजेंट में ये अलास्का खजाना बना हुआ है। कैसे कि एक तो अलास्का में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस है, इसके अलावा अलास्का के अंदर पेट्रोलियम मिलता है, इसके अलावा यहाँ पे डायमंड और गोल्ड की माइंस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में पेट्रोल की जितनी खपत होती है उसका 20% प्रोडक्शन जो है वो अमेरिका अलास्का से करता है। तो आप समझ सकते हैं कि रशिया को कितना दुख होता होगा आज के टाइम पे कि एक तो इसका सामरिक महत्व भी है, इसके अलावा इसका प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ये कितना बड़ा खजाना था जिसको सौंप दिया था रशिया ने अमेरिका को। तो यहाँ पे अब हमें एक बात समझने लायक क्या है कि क्यों बेचा होगा जार ने, और क्या रूस के लोगों ने उस समय पे विरोध नहीं किया था। तो ध्यान रखना, इस जार की, अलेक्जेंडर सेकंड की हत्या भी, इसकी हत्या हुई थी, और उसके पीछे कारण बताते हैं कि इसने क्यों की, अलास्का को बेच दिया था, इसी वजह से इसकी हत्या की गई थी। और देखिए, रूस के लोगों ने उस समय पे भी विरोध किया था, और उसके बाद तक भी वहाँ के जो फेमस सिंगर हैं, नाम तो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, उन्होंने एक सॉन्ग गाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पुतिन ने क्रीमिया को तो जीत ही लिया है, अब पुतिन जो है वो अलास्का को भी फिर से रशिया का पार्ट बना देगा। यानी कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भावनाएं इसी तरह की हैं कि भी अलास्का हमारा था और फिर से हमारे पास होना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट में शायद ही ऐसा संभव है, क्योंकि देखिए, रूस और यूक्रेन, इनको डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज तो हम वर्ल्ड मैप डिस्कस कर रहे हैं। किसी एक क्लास में हम पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन फेल हुए, और किस तरह से अब प्रेजेंट में किन परिस्थितियों में किन कारणों के चलते रूस ने अटैक किया है, रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे। ठीक है, तो इस वाली घटना को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे हम। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि भी अलास्का तो हो चुका है अमेरिका का, और ये अमेरिका के लिए एक खजाना है। रूस के जार ने, अलेक्जेंडर सेकंड ने 1867 30 मार्च 1867 को इसको बेच दिया था, और बेचा कितने में था, 72 लाख डॉलर के अंदर। इसे कन्वर्ट कर लेना आप कि अभी कितने रुपए होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ बेरिंग जल संधि, जो कि अलास्का को अलग करती है रशिया से। अब हम बात करते हैं यूरोप की। यहाँ पे तो यूरोप आपको दिखाई दे ही रहा है, और एशिया और यूरोप को अलग कौन कौन करता है ये अब आपको याद हो जाना चाहिए था। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वतमाला, और इसके अलावा डॉर्डनलेज और वास्फोरस जल संधियां, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या दिखाई दे रही है कि यूरोप से पहले अफ्रीका डिस्कस करते हैं। देखिए, अफ्रीका की अगर पूछा जाए कि उत्तर में क्या लगता है, नॉर्दर्न साइड में, तो ये आपको दिखाई दे रहा है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी लगता है। यदि पूछा जाए, और पूछा क्यों जाए, आपको पता भी होना चाहिए, एक नॉर्मल कॉमन सेंस होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है। तो देखिए, अफ्रीका के उत्तर पूर्व के अंदर है लाल सागर, ये आपको दिखाई दे रहा है लाल सागर। इसके अलावा अफ्रीका के पूर्व में है हिंद महासागर, ठीक है, और अफ्रीका के पश्चिम की अगर बात हम करें तो वहां पे है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। अफ्रीका, देखिए, अफ्रीका के इस वाले पार्ट में क्या है, भूमध्य सागर लगता है। यहाँ पे ये क्या है, लाल सागर। यहाँ पे पूर्व में हिंद महासागर, ये वाला पार्ट। अगर हम बात करें पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी की, तो यहाँ पे लगता है अटलांटिक महासागर। एक तो अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है, और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों ही गोलार्ध में है। ये बात रटनी नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से मैप का यूज कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये है इक्वेटर, और तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका से। इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, 23.5 डिग्री कर्क रेखा भी, और 23.5 डिग्री मकर रेखा भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, तीनों तो रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका से। ठीक है, और इसके अलावा ये चारों गोलार्ध में है। चारों गोलार्ध कौन से भाई, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इस 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी गोलार्ध, यानी वेस्टर्न हेमिस्फेयर।
इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा इक्वेटर के ऊपर की तरफ है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इक्वेटर के साउथ में है सदर्न हेमिस्फेयर। हमने कहा ये चारों ही गोलार्धों में है। कैसे? अफ्रीका का ये वाला पार्ट कहाँ आ गया है भाई? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी ये इतना अफ्रीका का पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ये वाला पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों हेमिस्फेयर में हो गया। ये इक्वेटर के ऊपर वाला अफ्रीका पूरी तरह से कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और यहाँ नीचे वाला पार्ट किस में है? सदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये चारों गोलार्धों में स्थित है। इसके अलावा अब आप खुद से इस मैप के साथ ये थोड़ी बहुत मस्ती करना, क्या कि एशिया कौन कौन से गोलार्ध में आता है, ऑस्ट्रेलिया कौन से में आता है, और इसके अलावा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये कितने हेमिस्फेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। चारों में तो एकमात्र अफ्रीका आता है, इसके अलावा कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं आता। इतना काम आपको करना भी चाहिए, है ना, अदरवाइज तो क्लास 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 ऐसी आदत हो जाती है आपको कि आप खुद से कभी भी मैप को उठाकर भी नहीं देखना चाहते हो, है ना, कि यहीं पे जितना मैप करवा दिया गया है उतना इनफ है। तो कभी कभार उस मैप को उठा के भी देख लिया करो। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां से कर्क रेखा, मकर, विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ये बात हम देख चुके हैं। गिनी की खाड़ी में, ये हमने बहुत पहले अक्षांश और देशांतर को पढ़ते समय ही देख लिया था कि यहाँ पे गिनी की खाड़ी के अंदर विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से मिलती है, यानी इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन जो है वो आपस में मिलती है गिनी की खाड़ी के अंदर। अब हम देखते हैं अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप, सीनई स्थल संधि, ये भी हम देख चुके हैं मैप में, एशिया को अफ्रीका से जोड़ती है और इसके अलावा लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्थल संधि की, तो ये 2 स्थल को तो जोड़ेगी और 2 वाटर बॉडी को अलग करेगी। तो कौन से स्थल भागों को जोड़ती है? एशिया को अफ्रीका से जोड़ती है। वाटर बॉडी किसको अलग करती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है। अफ्रीका को पठारों और मरुस्थल का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका में उत्तर की तरफ है सहारा मरुस्थल, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का। इसके अलावा सदर्न साइड में हमें देखने को मिलता है कालाहारी मरुस्थल। तो ये बहुत ज़्यादा पठार है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मरुस्थल होने के कारण इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है? पठारों और मरुस्थल का महाद्वीप। इसके अलावा जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। इसको पठारों और मरुस्थल का महाद्वीप कहा जाता है, ये हम देख चुके हैं। जिब्राल्टर जल संधि देख लेते हैं। लोकेशन आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मोरक्को आपको दिखाई दे रहा है, ये है मोरक्को, ये देश है मोरक्को। यहाँ पे आप जिब्राल्टर जल संधि है जो किसको अलग कर रही है भाई? ये अलग कर रही है मोरक्को को स्पेन से और पुर्तगाल से। मोरक्को को स्पेन से अलग कर रही है, क्योंकि जल संधि है तो 2 लैंड के पार्ट्स को क्या करेगी? डिवाइड करेगी और 2 जलीय पार्टों को जोड़ती है। तो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, और जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को यानी अफ्रीका को यूरोप के स्पेन से अलग करती है। तो क्या रटने की नीड थी? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये मैप आपको थोड़ा सा भी माइंड में रहता तो आप डेफिनेटली क्लिक कर ले जाते कि भाई ये वाला पार्ट यूरोप का, ये जो पुर्तगाल और स्पेन है, ये आकर के टच होते हैं यहाँ पे मोरक्को से, और यहीं पे क्या है? जिब्राल्टर जल संधि है जो कि इन दोनों को अलग करती है। तो ये अफ्रीका के बारे में कुछ फैक्ट्स हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, और अफ्रीका के दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। अफ्रीका को, कॉन्टिनेंट को इंडिविजुअल पढ़ते समय हम अफ्रीका के मरुस्थल, यहाँ पे कौन सी झीलें हैं, झीलों को तो वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, विश्व की झीलें, लेकिन फिर भी कॉन्टिनेंट वाइज भी हम फिर से झीलों को भी पढ़ेंगे, नदियों को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा यूनिक कैरेक्टर होगा तो डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर देश के बारे में यदि कोई फैक्ट हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना इंपॉर्टेंट होगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे कॉन्टिनेंट की जो इंपॉर्टेंट भौतिक स्वरूप संरचनाएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में, माउंट कैमरून ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अलावा ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी, इनको हम देखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप आपको दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा देश नॉर्थ अमेरिका का एरिया वाइज तो कनाडा, 2 नंबर पे क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये आपको कनाडा दिखाई दे रहा है। नॉर्थ अमेरिका में देखिए यहाँ पे ये है रॉकीज माउंटेन, रॉकीज माउंटेन
ये झीलों को पढ़ते समय हमने देखा था यहाँ पे सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और ह्यूरन, ये यहाँ पे है ह्यूरन। मिशिगन झील को छोड़ करके सुपीरियर, ईरी, ओंटारियो और यहाँ पे ह्यूरन, ये चारों जो हैं वो अमेरिका और कनाडा की बिल्कुल बाउंड्री पे हैं। तो ये 5 झीलें कहाँ पे हैं, इनको ग्रेटेस्ट लेक कहते हैं। तो ये 5 झीलें कहाँ पे हैं, बिल्कुल कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री पे। मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में आती है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, ठीक है, ये 5 झीलें। और यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है, ये है हडसन की खाड़ी, बे ऑफ हडसन। इसके अलावा यहाँ पे है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और जो पनामा नहर है, पनामा कैनाल है, ये देखिए यहाँ पे। इसीलिए दक्षिणी अमेरिका में तो यहाँ पे कहा जाता है कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दोनों जुड़े हुए हैं और ये एक ही महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप। तो देखिए यहाँ पे ये वाले जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, इनको कहते हैं मध्य अमेरिका के देश, मध्य अमेरिका के देश। और देखिए मध्य अमेरिका के देश, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश, इसके अलावा यहाँ पे कैरेबियन कंट्रीज, वेस्ट इंडीज, यानी ये छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, जैसे क्यूबा, जमैका, हेती, ये सारे क्या हैं, छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। ये कैरेबियन सी के पास नियर बाय स्थित हैं। इनको कैरेबियन कंट्रीज, वेस्ट इंडीज हम जिसे कहते हैं, क्रिकेट की टीम भी है वेस्ट इंडीज की। तो वेस्ट इंडीज कोई एक देश ना होकर के छोटे छोटे द्वीपीय देशों का समूह है। और ये कहाँ पे हैं, कैरेबियन सी के यहाँ पे क्यूबा, हेती, प्यूर्टोरिको, ये सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं। इन सबको मिलाकर किसको, कैरेबियन कंट्रीज को, मध्य अमेरिका के देशों को और इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका के देशों को मिला करके कहा जाता है लैटिन अमेरिका। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बोले जाने वाली भाषा है, पुर्तगाली, फ्रेंच, स्पेनिश, ये भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। तो पुर्तगाली, फ्रेंच, स्पेनिश और इसके अलावा इतालवी, इन भाषाओं की जननी माना जाता है लैटिन भाषा को। और लैटिन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज जननी माना जाता है इन भाषाओं को। और ये भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, इसीलिए इनको मिला करके संयुक्त रूप से क्या कह दिया जाता है, लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो आज के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेकिन इसके अलावा लैटिन अमेरिका क्या है। तो लैटिन अमेरिका है कि भाई मध्य अमेरिका के जो देश हैं, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका के देश और कैरेबियन कंट्रीज जो हैं, इन सबको मिला करके कहा जाता है लैटिन अमेरिका। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनकी जननी है लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा एक एक्सटिंक्ट लैंग्वेज है, यानी डेड लैंग्वेज है लैटिन भाषा। तो इसीलिए जब आप साइंस के अंदर, विज्ञान में कोई यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर, यानी सभी के लिए जो नोमेनक्लेचर, नामकरण होता है, उसको काम में लेते समय कौन सी भाषा का यूज करते हैं वैज्ञानिक, लैटिन भाषा का। जैसे भारत में भी किसी भी स्पीसीज को खोजा गया, लेकिन उसका नाम कैसे रखते हैं, लैटिन भाषा में। क्यों, ताकि हम उसे कॉमन यहाँ की लोकल लैंग्वेज में हम उसका नाम रख सकते हैं, लेकिन उसका नाम लैटिन भाषा में भी रखा जाएगा, क्योंकि ये मृत भाषा है। ग्रीक और लैटिन ये दोनों मृत भाषाएं हैं। अब इनमें नवाचार नहीं हो सकता, इनमें जो शब्द हैं उनका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो नहीं बदल सकता। तो इसीलिए सभी लोगों के जैसे मानक समय को अपनाया है, ठीक वैसे ही मानक भाषा के रूप में विज्ञान के अंदर काम में लेते हैं लैटिन लैंग्वेज को। जैसे आपने 11th-12th में अगर बायोलॉजी आपके रहा होगा, या फिर आजकल तो 10th स्टैंडर्ड से पहले भी जो साइंस की बुक्स चलती हैं, तो उनमें हमें नाम याद करने होता है ना, चावल को क्या कहते हैं, ओराइजा सेटाइवा। तो ओराइजा सेटाइवा वर्ड कहाँ का है, ये लैटिन लैंग्वेज का है। वहां पे ओराइजा का मतलब होता है चावल और सेटाइवा का मतलब होता है उत्पादन। तो ये लैटिन वर्ड हैं। जैसे हम गेहूं का लैटिन वर्ड ट्रिटिकम भी यूज में लेते हैं, बाजरे का भी, तो इनको याद करते हैं ना साइंस में। तो साइंस, इवन साइंस खुद भी, साइंटिया जिस वर्ड से मिलकर के बना है वो लैटिन वर्ड ही है, ठीक है। तो बाकी तो ये जनरल साइंस की क्लास नहीं है, अदरवाइज हम इसे थोड़ा और विस्तार में समझते, लेकिन लैटिन वर्ड को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में, कुछ बातों को जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर। भाई रटना नहीं है, देखो नॉर्थ अमेरिका का मैप देखो, यहाँ पे इसके पूर्व में क्या है, तो अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में क्या है, पैसिफिक ओशियन है। दक्षिण में क्या है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और अगर उत्तर की बात करें तो आर्कटिक
ओशियन को देखते समय हमने देखा था कि आर्कटिक ओशियन के किस तरह से ऊपर दिखाई दे रहा था उत्तर अमेरिका का पार्ट भी। तो उत्तर अमेरिका के नदर्न साइड में उत्तर में क्या है, तो आर्कटिक ओशियन है। इस चीज को रटना नहीं है, मैप का यूज हम इसीलिए कर रहे हैं। अभी महासागरों को और पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। पश्चिम में क्या है, तो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है। अब देखिए अमेरिका को, उत्तर अमेरिका को, इस महाद्वीप को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक एंग्लो अमेरिका और एक मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका अभी हमने देखा ही था कि कौन कौन से देश आते हैं। एंग्लो अमेरिका में कनाडा और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मिला करके कहते हैं एंग्लो अमेरिका। इसमें वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, छोटे छोटे देश हैं, द्वीपीय देश हैं, उनको कहते हैं वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। तो वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट टीम है वो किसी एक देश की क्रिकेट टीम नहीं है, ठीक है, जैसे भारत की है। ऐसा महाद्वीप जहां पे कोई भी देश स्थल अवरुद्ध नहीं है। ये बड़ा मजेदार कैरेक्टर है ना कि हर किसी देश के तटीय सीमा, तटीय रेखा लगती है। आप सोचिए कोस्टल एरिया लगता है, तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जो लैंड लॉक है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का। बेरिंग जल संधि, ये हम पढ़ चुके हैं एशिया को पढ़ते समय भी कि बेरिंग जल संधि जो है वो उत्तर अमेरिका को एशिया से अलग करती है। इसका सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जो कि मैप में हमने देखा था। ग्रीनलैंड इसका सबसे बड़ा द्वीप है। प्राकृतिक रूप से ये उत्तर अमेरिका में आता है, लेकिन इस पे डेनमार्क का आधिपत्य है। अब यहां पे देखिए उत्तर अमेरिका को पनामा कैनाल जो है ये दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। अब हम कुछ बातें जानते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। अब यहाँ पे आपको रटना तो नहीं पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी कोस्ट पे क्या लगता है, तो ये लगता है साउथ पैसिफिक ओशियन। अच्छा, पैसिफिक ओशियन एक ही महासागर है, लेकिन विषुवत रेखा के ऊपर भी पैसिफिक ओशियन स्थित है, नीचे भी। तो विषुवत रेखा के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर जो पैसिफिक है उसे हम कह देते हैं नॉर्थ पैसिफिक, हमारी समझ के लिए। और इक्वेटर से नीचे जो है वो है साउथ पैसिफिक। ये अलग अलग महासागर, ओशियन नहीं है कि साउथ पैसिफिक अलग ओशियन है, नॉर्थ पैसिफिक अलग ओशियन है, नहीं, हमने डिवाइड कर दिया है। नॉर्थ और साउथ में एक ही ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, और इसीलिए हमारे महासागर 5 ही हैं। अदरवाइज नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इनको अलग अलग काउंट करते तो हमारे ओशियन हो जाते 7, जबकि हमारे ओशियन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेटर के देखिए, यहाँ पे इक्वेटर के नीचे इस पैसिफिक को हम क्या कह देते हैं, साउथ पैसिफिक। तो इसकी बात हम कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका की, जिसका सबसे बड़ा देश है ब्राजील, जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया, और 2 नंबर पे बड़ा देश है यहाँ का अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो अर्जेंटीना, और यहाँ पे है चिली, ये चिली। अटाकामा का मरुस्थल है यहाँ पे, जिसे हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे जब हम दक्षिणी अमेरिका को इंडिविजुअली एक महाद्वीप के रूप में पढ़ रहे होंगे तब, उस समय पे, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिम में लगता है साउथ पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे ऊपर की तरफ इस वाले पार्ट पे ये देखिए, यहाँ पे क्या लग रहा है, साउथ अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे इस वाली बाउंड्री पे क्या लग रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक और साउथ पैसिफिक ओशियन लगते हैं किसके, उत्तर अमेरिका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका के। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरेबियन द्वीप समूह है, इनको सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस हो चुका है हमारा। उत्तर में इसके लगता है कैरेबियन सागर, दक्षिण पूर्व में लगता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में प्रशांत महासागर। प्रशांत, पश्चिम में प्रशांत महासागर या दक्षिणी प्रशांत महासागर भी आपको मिल सकता है, साउथ पैसिफिक ओशियन। इसके अलावा देखिए ये रियरा नहीं है, ये टिएरा है, टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। यहाँ पे कैप हॉर्न, इसके भी दक्षिण में कैप हॉर्न। देखिए मैप देखिए, यहाँ पे इस मैप को थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके, हाँ, ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये है टिएरा डेल फ्यूगो, और इसके भी बिल्कुल सदर्न में है कैप हॉर्न। तो जो लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं वो क्या कहते हैं कि हम
लैंड के यानी धरती के बिल्कुल अंत पे आ गए हैं। इसके बाद धरती नहीं है, इसके बाद लोगों की कोई आबादी नहीं है। लेकिन क्योंकि धरती तो गोल है, ठीक है, तो इसीलिए धरती का कोई अंत है ही नहीं। लेकिन जो लोग यहाँ घूमकर आते हैं, आपने किसी ना किसी ब्लॉग में या कभी ना कभी यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो देखा होगा कि जहाँ पे वो लोग कहते हैं पहुँच करके कि ये देखो ये धरती का अंत है। धरती का कोई अंत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में है टिएरा डेल फ्यूगो, और उसके भी बिल्कुल दक्षिण में है कैप हॉर्न। ठीक है, ये एज ए फैक्ट आपको पता हो जाना चाहिए। हमें मैप को फिर से नॉर्मल करना पड़ेगा। चलिए, ये अभी हमने देखा टिएरा डेल फ्यूगो। अब हम जानते हैं यूरोप के बारे में। देखिए, यूरोप की यहाँ पे तो स्थिति हम देख चुके हैं, 2-3 बार हम रिवाइज कर चुके हैं कि यूरोप को एशिया से अलग कौन सी पर्वतमाला, कौन सी जल संधियां अलग करती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपको यूरोप का मैप दिखाई दे रहा है। तो यूरोप के ये जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, इनके ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशियन है। ये अभी हमने आर्कटिक ओशियन को देखते समय डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे बात करें, अगर हम यूरोप के दक्षिण की बात करें तो वहाँ पे क्या लगता है, मेडिटेरियन सी। क्योंकि यूरोप और अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंट किस तरह से अवस्थित है, ये वाली लोकेशन आपके माइंड में, ये मैप आपके माइंड में होना चाहिए कि ये यूरोप है। तो यूरोप के दक्षिण में क्या लगता है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और यूरोप के दक्षिण में क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका की उत्तर की जो सीमा है, ये बाउंड्री जो है वो किसके लगती है, मेडिटेरियन सी के। ये चीज़ रटनी नहीं होनी है, ये चीज़ आपको माइंड में, ये मैप आपके माइंड में रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूरोप के पश्चिम में कौन सा महासागर लगता है, तो वो लगता है अटलांटिक महासागर। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक ओशियन लगता है। यूरोप के पूर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है यूराल पर्वतमाला, इसके अलावा कैस्पियन सागर, और यहाँ पे ये काला सागर, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। यानी यूरोप के बेसिकली पूर्व में, ईस्टर्न साइड में तो एशिया लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यूरोप को कहते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। उत्तर में इसके क्या लगता है, आर्कटिक महासागर लगता है। दक्षिण में इसके भूमध्य सागर लगता है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर लगता है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। इसका एरिया अगर आप जान जाओगे तो आपको हंसी आ जाएगी। कुछ नहीं है, एक चर्च बना हुआ है, उसी को एक देश का दर्जा दे दिया है। अब आप सोचिए कि आपके गांव में जो बड़े बड़े घर होते हैं, उससे भी छोटा एरिया है इस वेटिकन सिटी का। ठीक है, ये सबसे छोटा देश है, ये स्वतंत्र देश है। कुछ नहीं है, यहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है, एक चर्च बना हुआ है और पोप के रहने के लिए जगह है। उसी को एक स्वतंत्र देश कह दिया गया है। यूरोप को डिस्कस करते समय इटली में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम देखेंगे, वेटिकन सिटी की। ठीक है, इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये वाले जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप पेनिसुलर किसे कहते हैं, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, ऐसा पार्ट कहलाता है प्रायद्वीप। ठीक है, जैसे भारत का प्रायद्वीप, तो भारत प्रायद्वीपीय भारत किसे हम कहते हैं, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर के और पूरा इस शेप में जो भारत है हमारा, ये वाला, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्योंकि इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी, ये पूरी तरह से घिरा हुआ है पानी से। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं। हमने देखा था कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से मिलता है शांति पुरस्कार, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से मिलते हैं बाकी के नोबेल प्राइजेस, है ना। और यहाँ पे देखिए, ये वाली कंट्री जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस मैप को थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, अब हमारा काम दौड़ जाएगा। ये देखिए यहां पे, ये है बाल्टिक सी, ये है बाल्टिक सागर। और ये वाले जो देश हैं, एस्टोनिया, ये है लातविया और ये है लिथुआनिया, ये कहाँ पे लग रहे हैं, बाल्टिक सी के लग रहे हैं। इनको बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देश कौन से हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको कहते हैं बाल्टिक देश।
अब हम देखते हैं बाल्टिक देश, जो कि हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पे है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। बाल्टिक कंट्रीज एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसके अलावा आइबेरिया प्रायद्वीप, जो अफ्रीका के जस्ट ऊपर जिब्राल्टर जल संधि से अलग होता है, हमने देखा था स्पेन, और स्पेन के पश्चिम में पुर्तगाल। तो स्पेन और पुर्तगाल को कहते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। इसे अगर हम मैप में देखना चाहें तो ये देखिए यहाँ पे, ये स्पेन और पुर्तगाल, इनको कहते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को और मिला दिया जाता है तो वो कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रेट ब्रिटेन क्या है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों को मिला करके कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के साथ साथ उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर दिया जाए तो वो कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा बाल्कन देश, बाल्कन देश कौन से हैं? सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जिगोविना, मैसिडोनिया और कोसोवा। मैसिडोनिया जिसे मकदूनिया भी कहते हैं, जहां का सिकंदर, अलेक्जेंडर था। देखिए, एक अलेक्जेंडर था जिसने धरती को पूरी को जीतना चाहा, विश्व विजेता बनना चाहा, और एक अलेक्जेंडर सेकंड रशिया का जार था जिसने अलास्का को बेच दिया अमेरिका को, है ना। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, आपके कर्मों में सब कुछ रखा है। तो मैसिडोनिया और कोसोवा, इनको हम कहते हैं बाल्कन देश। देखिए, बहुत बार यूरोप की राजनीति या वहाँ की कोई न्यूज़ पढ़ते समय आप देखते होंगे बाल्कन देश, इनका क्या इतिहास है, क्यों इन्हें बाल्कन देश कहते हैं, ये आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये यूरोप कॉन्टिनेंट को पढ़ते समय डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये वाले देश, देखिए साराजेवो, अल्बानिया, ग्रीस, रोमानिया, बुल्गारिया, ये वाले देश कहलाते हैं बाल्कन देश। ठीक है, तो ये वाले देश कौन से हैं? बाल्कन देश हैं, जो कि ब्लैक सी की पश्चिमी सीमा के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ये देश। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा है भाई? बाल्टिक देश देख लिया, आइबेरिया प्रायद्वीप देख लिया है, इसके अलावा स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप देख लिया है, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, बाल्कन देश किसे कहते हैं, और ये बात हम कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप की, जिसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पे है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। इसके अलावा ओशिनिया किसे कहते हैं हम देख चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है न्यूजीलैंड, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है न्यूजीलैंड, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ही द्वीप है तस्मानिया द्वीप। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ये जो ईस्टर्न कोस्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पे सबसे ज़्यादा आबादी, वैसे तो इसकी कोस्ट पे ही आबादी बसी हुई है, यानी बीच में, यहाँ पे तो डेजर्ट है बहुत ज़्यादा, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में जो आबादी है वो कोस्ट लाइन पे ही बसी हुई है। यहाँ पे इसकी कैपिटल है कैनबरा, इसके अलावा ये सिडनी शहर है, यहाँ पे ब्रिस्बेन है, यहाँ पे ये मेलबोर्न है। ठीक है, और ये इसका तस्मानिया द्वीप है, यहीं पे मरे और डार्लिंग, यहाँ से मरे और डार्लिंग नदियाँ बहती हैं, तो इनके कारण ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पे मरे और डार्लिंग नाम भी ऐसा है नदियों का। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को भी हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में कौन सा महासागर लगता है, तो वो लगता है साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे महाद्वीप स्थित हैं। हमने कुछ बात एशिया की, कुछ फैक्ट पढ़ लिए हैं, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका को हम साउथ पोल से किस तरह से ये दिखाई देता है ये भी देख चुके हैं, और अंटार्कटिका के चारों तरफ किस तरह से सदर्न ओशियन है, दक्षिणी महासागर स्थित है, ये भी हम देख चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं महासागरों की। तो देखिए ओशियन, ये वाला मैप आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैप या फिर आप किसी बुक से, या मैप की जो बुक आती है उससे, अगर आप ऑक्सफोर्ड मैप से या किसी भी मैप से अगर आप कोई भी लोकेशन या इस तरह से कॉन्टिनेंट को बार बार देखते हैं पढ़ते समय, तो ये काम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा अच्छा भी है।
तो यहाँ पे इनको हम देख चुके हैं कि किस तरह से कॉन्टिनेंट अवस्थित हैं। अब हम देख लेते हैं महासागरों को, ओशियन को। अगर ओशियन की हम क्षेत्रफल एरिया वाइज बात करें तो सबसे बड़ा, और एरिया वाइज भी, डेप्थ वाइज भी, गहराई भी और वाटर वॉल्यूम भी, इन तीनों के ही आधार पे एक ही इनकी सीक्वेंस है। कैसे? सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, एरिया में भी सबसे बड़ा महासागर है, डेप्थ भी इसकी सबसे ज्यादा है और वाटर वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है। इसके बाद 2 नंबर पे आता है अटलांटिक ओशियन। अगर आपको यूं याद रखना हो कि पैसिफिक कहाँ पे है तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड में आता है अटलांटिक और वेस्ट साइड में आता है पैसिफिक। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, फिर ऑटोमेटिक आप बाकी की लोकेशन को सेट कर ले जाओगे, क्योंकि हम एक मैप देख चुके हैं कि उत्तर अमेरिका और एशिया किस तरह से मैप में दिखाई देते हैं। तो वहां पे भी कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन है। उस मैप को हम एक बार फिर से देख लेंगे। 2 नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर, गहराई में भी, वाटर वॉल्यूम में भी और एरिया वाइज भी। 3 नंबर पे आता है हमारा हिंद महासागर, 4 नंबर पे दक्षिणी महासागर सदर्न ओशियन और 5 नंबर पे आर्कटिक। यानी एरिया वाइज सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक है, और सबसे बड़ा पैसिफिक है। अगर हम बात करें तटीय रेखा के हिसाब से, क्योंकि अभी हमने देखा ना कॉन्टिनेंट्स को, देखिए कि ये किस तरह से पैसिफिक के साथ अपनी कोस्टल लाइन शेयर कर रहा है। तो इस तटीय रेखा के हिसाब से, जैसे ये तटीय रेखा भी किसके लग रही है? पैसिफिक ओशियन के। अगर हम इधर वाली रेखा को देखेंगे, तटीय रेखा कोस्टल लाइन को, ये अटलांटिक के। तो इस तरह से अगर हम तटीय रेखाओं को देखें, उनकी लंबाई को देखें, तब कौन सा बड़ा ओशियन है? तो तब भी पैसिफिक सबसे बड़ा है। 2 नंबर पे अटलांटिक आता है, 3 नंबर पे हिंद महासागर आता है। लेकिन अब कोस्टल लाइन में सिर्फ ये डिजिट चेंज हुई है कि जो क्षेत्रफल में, गहराई में और इसके अलावा वाटर वॉल्यूम में सबसे कम था आर्कटिक, वो तटीय रेखा में 4th नंबर पे आ गया है, और 5th नंबर पे आ गया है साउथ ओशियन, सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा ओशियन तो वो है पैसिफिक ओशियन, एरिया वाइज सबसे छोटा तो वो है आर्कटिक ओशियन, लेकिन तटीय रेखा के हिसाब से सबसे छोटा है सदर्न ओशियन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सदर्न ओशियन में कंफ्यूज इसलिए भी नहीं होना है क्योंकि आप एक बात सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे अंटार्कटिका के यहाँ पे महाद्वीप के चारों तरफ सदर्न ओशियन है, कोस्टल लाइन कहाँ शेयर कर रहा है ये, है ना? तो इससे भी आपको कॉमन सेंस लग जाएगा। अब हम बात करें एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से। अभी हमने महासागरों को देख लिया, वैसे तो महाद्वीपों को भी हम पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से 2 नंबर पे आता है अफ्रीका। क्षेत्रफल के हिसाब से 3 नंबर पे आता है उत्तर अमेरिका, 4 नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका। क्षेत्रफल के हिसाब से 5 नंबर पे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, 6 नंबर पे आता है यूरोप एरिया वाइज, और 7 नंबर पे सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, 7वें नंबर पे कौन चला जाएगा? अंटार्कटिका चला जाएगा। क्यों? क्योंकि निर्जन महाद्वीप है ना? तो पॉपुलेशन वाइज 1 नंबर पे हमारा प्यारा भारत महान, जिस कॉन्टिनेंट में है, और चीन है तो पॉपुलेशन डेफिनेटली वहीं की ज्यादा होनी है, तो वो है एशिया। 2 नंबर पे बात करें तो वो है अफ्रीका। 3 नंबर पे पॉपुलेशन में आता है यूरोप, 4 नंबर पे पॉपुलेशन में आता है उत्तर अमेरिका, 5 नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका। इन दोनों में तो कंफ्यूज ही नहीं होना, पहले तो उत्तर अमेरिका ही आता है, उसके पीछे पीछे दक्षिणी अमेरिका आ जाता है। इनकी लोकेशन भी इस तरह से ही है। तो पहले इनकी नंबरिंग एरिया वाइज चल रही थी, 3 नंबर 4 नंबर, पॉपुलेशन में इनकी नंबरिंग है 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद 6ठे नंबर पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है अंटार्कटिका। और जो ओलंपिक का चिन्ह है उसमें तो अंटार्कटिका को दिखाया ही नहीं जाता है, ठीक है, महाद्वीप के रूप में। तो ये था एरिया वाइज, और हमने पॉपुलेशन वाइज भी देख लिया है। एशिया 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे अफ्रीका है, 3 नंबर पे यूरोप है, 4 पे है उत्तर अमेरिका, 5 पे है दक्षिण अमेरिका, 6 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और 7 नंबर पे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। ओशियन की अगर हम बात करें तो ओशियन की लोकेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, और क्योंकि ये पूरा इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी तो इसे यू फैलाव में हम देख रहे हैं मैप को, जब ये दोनों सिरे फोल्ड हो जाएंगे तो इधर भी पैसिफिक ओशियन, उधर भी पैसिफिक ओशियन,
एक मैप और देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर, ये मैप फिट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए पैसिफिक ओशियन। अब आपको पैसिफिक ओशियन की एग्जैक्ट लोकेशन पता रहेगी, कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम की तरफ और एशिया के पूर्व की तरफ पैसिफिक ओशियन, जो कि एरिया में, इसके अलावा डेप्थ में और वाटर वॉल्यूम में, तीनों में ही सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ये कहाँ पे अवस्थित है, तो अब आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि भाई ये वाली बाउंड्री नॉर्थ अमेरिका किसके साथ शेयर करता है, पैसिफिक ओशियन के साथ। एशिया अपनी ये वाली बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो पैसिफिक ओशियन के साथ। साउथ अमेरिका अपनी ये वाली बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, पैसिफिक ओशियन के साथ। अब हम देख लेते हैं दूसरे नंबर पे जो बड़ा महासागर था, पैसिफिक ओशियन की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई है। आर्कटिक ओशियन को हम नॉर्थ पोल को देखते समय डिस्कस कर चुके हैं, और जो सदर्न ओशियन है, दक्षिणी महासागर है, उसको हमने अंटार्कटिका महाद्वीप को पढ़ते समय उसके चारों तरफ साउथ पोल पे किस तरह से उसकी लोकेशन है ये हम देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, अटलांटिक ओशियन। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इंडियन ओशियन, जिसका 3 नंबर पे स्थान है एरिया में, इसके अलावा डेप्थ में, इसके अलावा वाटर वॉल्यूम में, और 3 नंबर पे ही आता है कोस्टल लाइन को शेयर करने में, सब लंबी तटीय रेखा के हिसाब से भी 3 नंबर पे आता है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। कहाँ पे अवस्थित है, अफ्रीका की ये वाली कोस्टल लाइन शेयर हो रही है, ये ऑस्ट्रेलिया की, और ये पूरा पार्ट किसका, एशिया का है ना, और एशिया का ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्या अवस्थित है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। यहाँ पे क्या है, सदर्न ओशियन, लोकेशन हम देख चुके हैं साउथ पोल वाली स्लाइड के अंदर। ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशियन। इनकी क्रोनोलॉजी भी सेट कर चुके हैं। अब अटलांटिक महासागर की स्थिति और देख लेते हैं। ये वाली बात क्लियर है बिल्कुल। अब ये देखिए, ये है अटलांटिक। अटलांटिक की शेप जो है वो बिल्कुल एस जैसी है। इसकी शेप जो है, आकृति जो है, वो हम जो लेटर लिखते हैं एस जैसी है। तो ये है अटलांटिक ओशियन। अब क्योंकि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाले अटलांटिक को हम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कह देते हैं, और जो नीचे पार्ट है उसे हम साउथ अटलांटिक ओशियन कह देते हैं। सिर्फ अटलांटिक भी कहें तो भी चलेगा, नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशियन कहें तब भी काम दौड़ेगा हमारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अफ्रीका ये वाली बाउंड्री साउथ अटलांटिक के साथ शेयर कर रहा है, साउथ अटलांटिक ओशियन, और ये वाली बाउंड्री अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका साउथ अटलांटिक ओशियन के साथ शेयर कर रहा है। तो 7 महाद्वीप और 5 महासागर, और उनकी किस तरह से क्रोनोलॉजी है, किस तरह से वो बड़े से छोटे के क्रम में सेट हो सकते हैं, ये आज की क्लास में बेसिकली हमने जाना है। इसके अलावा महाद्वीपों की स्थिति और अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इन काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है, ये आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये मैप आते हैं, आप इस क्लास को खूब एंजॉय कर रहे होंगे, और क्योंकि ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके समझने के लिए, तो ये क्लास आपने खूब अच्छी लगी होगी आपको, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके क्लियर हुई होंगी मैप के थ्रू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।